पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी का ये अंदाज उनके फैन बेस में इजाफा कर रहा है। सरहद पर जब से तनाव बढ़ा है, भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में ओवैसी के किरदार का कद भी तेजी से बढ़ रहा है। उनकी कही हर बात वायरल हो रही है, सीमा के इधर भी और उधर भी। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये सरकार को ऐसी सलाह दे रहे हैं जिनमें जनभावनाओं की झलक मिलती है। ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट दिखती हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान से गालियां पड़ रही हैं और भारत में तमाम लोगों, खासकर हिंदुओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है। ओवैसी पाकिस्तान को लगातार फेल्ड स्टेट बता रहे हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। ओवैसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। इसी अंदाज के लिए कोई उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमानों का पोस्टर बॉय बता रहा है, तो कोई राइट विंगर्स का नया हीरो। ओवैसी चर्चित हमेशा से रहे हैं। वो अपनी पार्टी AIMIM के इकलौते सांसद हैं, लेकिन अपने भाषणों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो बैरिस्टर हैं और किसी भी मुद्दे पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखते हैं। भाषण देने की खास शैली, तीखे तेवर और किसी भी मुद्दे पर खास नजरिया रखने की वजह से सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी उन्हें ध्यान से सुनते रहे हैं। वो अक्सर मुसलमानों के हितों की बात उठाते हैं। मुसलमानों का एक वर्ग उन्हें हीरो की तरह देखता है। देश भर में उनकी पॉपुलैरिटी है। अपनी साफगोई और हाजिर जवाबी के कारण ओवैसी मीडिया, खासकर टीवी चैनलों के भी चहेते हैं। उन्हें TRP किंग माना जाता है। इसकी एक और वजह है, ओवैसी को पसंद करने वाले जितने लोग हैं उतने ही उनके कट्टर विरोधी भी हैं। बैरिस्टर ओवैसी सत्ताधारी बीजेपी की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हैं। इससे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों के निशाने पर रहते हैं। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बीजेपी विरोधियों के बीच ऊंचा रहता है। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। आती ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। लिबास, मिजाज, अंदाज और वो जो सवाल उठाते रहे हैं उसे लेकर कई बार बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें निशाने पर लेता रहा है। प्यारे, जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता। तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती। तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है, नफरत की। शारे, तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से कई लोगों को ओवैसी बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। कई आलेखों में ओवैसी की तुलना दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से हो रही है। कई लोग याद दिला रहे हैं कि जहां कांग्रेस के कई नेताओं पर बीजेपी के नेता पाकिस्तान परस्त होने का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं ओवैसी फिलहाल हर किसी को पाकिस्तान के सबसे बड़े विरोधियों में शामिल दिख रहे हैं।
एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि पहलगाम हमले के बाद ओवैसी के कई बयान तो बीजेपी नेताओं से भी कठोर और दो टूक रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाकी विपक्षी नेता अब भी आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तानी आर्मी से सीधे सीधे जोड़ने में हिचक रहे हैं, लेकिन ओवैसी में पाकिस्तान और आतंकवाद के संबंध को लेकर कोई उलझन नहीं दिखती है। ओवैसी सरकार को ध्यान दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद ओवैसी ने कहा कि आप लोगों को लगता होगा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए, पाकिस्तान घुटनों पर नहीं है। अमेरिका ने हाफिज सईद के बेटे को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। पाकिस्तान में जो आतंकी मारे गए, उनके नमाजे जनाजा पर हाफिज सईद का वही बेटा आ रहा था। उसके पीछे आतंकी संगठन के लोग और पाकिस्तान की आर्मी है। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही ओवैसी सरकार से भी कई सवाल पूछ रहे हैं। वहां पर मेडोज में आखिर क्यों CRPF नहीं थी वहां पर? क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में CRPF के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। हमले के ठीक बाद हुई सर्वदलीय बैठक में शुरुआत में उन्हें नहीं बुलाया गया। तब उन्होंने X पर सीधे PM नरेंद्र मोदी को संबोधित किया और कहा कि मीटिंग में हर सांसद को बुलाया जाना चाहिए। ओवैसी पॉलिटिकल रैलियों में अपने समर्थकों के बीच पहलगाम की घटना का जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। वो इस मुद्दे पर देश के लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन हम मान रहे हैं कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्शेंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर। भाई आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ओवैसी खासतौर पर हिमांशी नरवाल का जिक्र कर रहे हैं। हिमांशी के पति विनय नरवाल नेवी के अधिकारी थे। पहलगाम में आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी थी। बाद में हिमांशी ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि मुसलमानों या कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। इस बयान को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया था। ओवैसी तभी से हिमांशी के बचाव में उतरे हुए हैं। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। और देश कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर
इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। ओवैसी का इन दिनों जो अंदाज दिख रहा है उसे कई लोग उनका नया अवतार बता रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक याद दिलाते हैं कि वो नव राष्ट्रवादियों की तरह नहीं है, बल्कि हमेशा से भारत की बात बुलंदी से उठाते रहे हैं। ये याद दिलाने के लिए 1 दशक से ज्यादा पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ओवैसी भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। ओवैसी साहब को लेकर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।